Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of hearts and hands. This is chapter number 4 and it is taken from English Alive Collins Literature Reader class 6. So let's start. Part A, fill in the blanks. Number 1, there was an inrush of passenger into the coaches on the eastbound B&M Express at Denver. So answer is B&M Express or Denver. Number 2, among the newcomers were two young men, one a handsome young gentleman and the other a heavily built and roughly dressed person. Number 3, the two men were handcuffed together. दो आदमियों को एक साथ हैंडकफ हो रखा था, यानी कि उन्होंने हथकड़ी लगी हुई थी. Clear? Number 4, the young woman recognized one of the gentlemen and held out a dainty grey gloved hand. तो उस महिला ने उन दोनों में से एक को पहचान लिया था और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. Dainty, grey gloved hand. So number 5 is the younger man with slight embarrassment which he brushed off instantly clasped her fingers with his left hand. तो यंगर मैन ने अपना स्लाइटली अपना लेफ्ट हैंड निकाल के उसके फिंगर से टच करके एक हाथ मिलाया उस लेडी से. और एम्बेरेसमेंट, यहाँ पर थोड़ा शेम उसने फील किया क्योंकि उसको हथकड़ी लगी हुई थी. नंबर 6 इज़ द कन्विक्ट वॉज बीइंग टेकन टू लेवनवर्थ प्रिजन. तो जो कन्विक्ट है उसको लेवनवर्थ प्रिजन ले जाया जा रहा था. एज ही हैड गॉट 7 years पनिशमेंट फॉर काउंटरफीटिंग. और उसने धोखाधड़ी और ये सब जो किया था काउंटरफीटिंग, उसके लिए उसे 7 साल की पनिशमेंट मिली थी. So number B is answer these questions briefly. Question number 1, what tells us that the elegant lady and the young man knew each other? हमें किस बात से पता चलता है कि वो लेडी और वो यंग मैन एक दूसरे को जानते थे? Answer is the elegant lady and the young man knew each other because she asked him if he recognized old friends. क्योंकि उस महिला ने पूछा था कि आप क्या पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते? She also spoke about the old crowd in the Washington that missed him. और उसने वॉशिंगटन के बारे में भी, ओल्ड क्राउड के बारे में भी पूछा था. क्वेश्चन नंबर 2, डोंट यू वरी अबाउट दैम मिस. व्हाट डिड द स्पीकर सजेस्ट टू मिस फेयरचाइल्ड? तो इस सेंटेंस से क्या बताना चाहता है स्पीकर? The answer is the speaker suggested that a criminal and a marshal being handcuffed together was a usual part of a marshal's duty and that Miss Fairchild need not to worry about. तो स्पीकर सजेस्ट करता है कि एक क्रिमिनल और एक मार्शल जो है आमतौर पर हथकड़ी से बंधे होते हैं एक साथ और मार्शल की ड्यूटी होती है, तो मिस फेयरचाइल्ड को इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Number 3, I had to do something. Money has a way of taking wings and you know it takes money to keep in step with our crowd in Washington. What did Eastern actually mean? What does it suggest about the crowd in Washington? So answer is Eastern actually meant that he had led an extravagant life. तो यहाँ पर ईस्टर्न का कहने का मतलब था कि उसने बहुत ही खर्चीला जीवन जिया है, उसने बहुत फिजूल खर्ची की लाइफ में. एंड वेस्टेड ऑल हिज मनी, सब पैसा उसने बर्बाद कर दिया. एंड देन डिड वट एवर ही थॉट फिट टू गेन मनी. और उसके बाद जब पैसा रहा नहीं, फिर उसने पैसा कमाने के लिए उसको जो ठीक लगा उसने वो सब किया. His comment suggested that the crowd in Washington was an extravagant one. और उसका कहने का मतलब था कि वहाँ के जो पब्लिक है, क्राउड है, वहाँ रहना जो है इतना खर्चीला है वॉशिंगटन में. वन दैट हैड रिच पीपल हु लव टू स्पेंड मनी थॉटलेसली. वहाँ पर वही आदमी रह सकता है जो बिना सोचे समझे खर्च कर सके. क्वेश्चन नंबर 4, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर. व्हाट डिड मिस फेयरचाइल्ड थिंक द मैन वॉज टॉकिंग अबाउट. अब ये सेंटेंस जो मिस्टर ईस्टर्न ने बोला था उसने कुछ और ढंग से बोला था, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड ने किस तरीके से सोचा वो हमें बताना है. Answer is Miss Fairchild thought that Easton was saying that since he was a marshal now. मिस फेयरचाइल्ड क्या समझती हैं कि मिस्टर ईस्टन क्या कह रहे हैं कि अब वो एक मार्शल हैं. He did not have the time anymore for enjoying his life in the West as he used to. और अब उसके पास वेस्ट में लाइफ इंजॉय करने का बिल्कुल भी समय नहीं है जैसा कि वो पहले किया करता था.
Clear up to here? Now section C, think and answer the questions. Question number 1, what did the elegant lady presume about the two men who were also traveling to Denver but made her to do so? तो जो लेडी थी उसने उन दोनों आदमियों के बारे में क्या सोचा जो ट्रैवल कर रहे थे डेनवर के लिए, और ऐसा उसने क्यों किया? द आंसर इज द एलिगेंट लेडी प्रिज्यूम दैट वन ऑफ द मैन टू मैन ट्रैवलिंग टू डेनवर ईस्टर्न वाज द मार्शल. अब उस महिला ने सोचा कि जो ईस्टर्न है वो मार्शल है एंड द अदर मैन वाज द क्रिमिनल, और जो दूसरा आदमी है वो क्रिमिनल है. शी बिलीव्ड सो बिकॉज शी जज्ड देम बाय देयर अपीयरेंसेस. उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उनकी जो ड्रेस सेंस था उसी से, उसकी जो अपीयरेंस थी उन दोनों की, उसी से उसने अंदाज़ा लगाया. वाइल ईस्टर्न वॉज हैंडसम एंड हैड अ बोल्ड एक्सप्रेशन एंड मैनर. तो जो एक तरफ जहाँ वो ईस्टर्न जो था हैंडसम था, बोल्ड एक्सप्रेशन थे, मैनर था, द अदर मैन वॉज रफल्ड, ग्लम्ड फेस, हैविली बिल्ड एंड रफली ड्रेस्ड. और जो दूसरा व्यक्ति जो असल में मार्शल था वो रफली ड्रेस था, हैविली बिल्ड था, ग्लम फेस था. Besides, Miss Fairchild knew Easton as an old friend, but the other man was a stranger to her. और वो ईस्टर्न को पहले से ही जानती थी और जो दूसरा आदमी था उसके लिए वो अजनबी था. क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, one passenger on the train realized that things are not as they seem. Describe the sudden twist at the end of the story. अब जो ट्रेन में जो पैसेंजर दो उनकी बातें सुन रहे थे तो एक यात्री ने ये समझ लिया कि जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं असल में वैसी हैं नहीं. तो हमें डिस्क्राइब करना है कि सडन ट्विस्ट क्या हुआ था एंड ऑफ द स्टोरी में. आंसर इज थ्रू आउट द स्टोरी द इम्प्रेशन वन गेट्स इज दैट ईस्टर्न इज द मार्शल एंड द अदर मैन इज क्रिमिनल. पूरी कहानी में हम लोगों का यही इम्प्रेशन बना रहा कि जो ईस्टर्न है वो मार्शल है और जो दूसरा मैन है वो क्रिमिनल है. हाउएवर द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट इट इज़ ईस्टर्न हु इज़ द क्रिमिनल एंड द अदर मैन इज़ मार्शल. और एंड में ट्विस्ट क्या होता है कि जो ईस्टर्न है वही क्रिमिनल है और जो दूसरा आदमी है वो मार्शल है. दिस इज सो बिकॉज ईस्टर्न्स राइट आर्म हैज़ बीन कर्व्ड, हैंड कर्व्ड हिज राइट आर्म वाइल लिंक्ड टू अ क्रिमिनल. ऐसा क्यों है? क्योंकि ईस्टर्न का जो राइट हैंड है वो हैंड कफ हो रखा है, हथकड़ी लगी हुई है उसका राइट आर्म से जो क्रिमिनल है उसके साथ. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स रेफर टू? इस कहानी का जो शीर्षक है बच्चों वो किससे रेफर किया जाता है? आंसर इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स रेफर टू द टू थिंग्स. ये दो चीज़ों से रेफर किया जाता है. फर्स्टली, मिस फेयरचाइल्ड जजेस बोथ मैन फ्रॉम हर हार्ट. शी रिकॉग्नाइज ईस्टर्न एज एन ओल्ड फ्रेंड. अब जो मिस फेयरचाइल्ड है वो दोनों को जज करती हैं, एक को हार्ट से जिस मिस्टर ईस्टर्न को वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि वो उनका पुराना दोस्त है. एंड जजिंग हिम बाय हिज लुक्स, और उसके लुक से उसे जज कर लेती हैं. एक्सप्रेशन एंड मैनर इमीडिएटली टेक्स हिम टू फॉर एन ऑफिसर. तो इमीडिएटली वो क्या समझ लेती है? यही ऑफिसर है. हाउएवर अनदर पैसेंजर हु सीज बोथ द मेन क्विकली रियलाइजेस. लेकिन जो दूसरे पैसेंजर हैं जो दोनों आदमियों को देखेंगे वो एकदम से रियलाइज कर लेंगे दैट ईस्टर्न इज़ अ क्रिमिनल, कि ईस्टर्न ही क्रिमिनल है बिकॉज हिज राइट हैंड वाज हैंडकफ्ड टू द अदर मैन. क्योंकि उसका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो उस पर हथकड़ी लगी हुई थी दूसरे आदमी के साथ. एंड नो ऑफिसर वुड हैंडकफ्ड हिज राइट हैंड टू दैट ऑफ अ क्रिमिनल. और कोई भी ऑफिसर जो है अपने सीधे हाथ में हथकड़ी नहीं लगाता है क्रिमिनल के साथ. क्लियर बच्चों? Now question number 4, goodness is about character, integrity, honesty, kindness, generosity, moral courage and the like. More than anything else, it is about how we treat other people. Who do you think showed remarkably good character? The counterfeiter Eastern, the hands, or the marshal, the symbol of the heart? Why? ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर है इट वॉज अ मार्शल हु शोड अ रिमार्केबली गुड कैरेक्टर. तो इसमें से दोनों में से मार्शल है जिसने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, उसका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था बाय प्रिटेंडिंग टू बी द क्रिमिनल, जिसने खुद क्रिमिनल प्रिटेंड किया वाइल लेटिंग ईस्टर्न प्ले द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर. और उसने
यही दर्शाया कि जो ईस्टर्न है वो एक ऑफिसर है. ही डिड दिस सो दैट मिस फेयरचाइल्ड डिड नॉट नो द ट्रूथ अबाउट हर ओल्ड फ्रेंड. उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो लेडी थी, मिस फेयरचाइल्ड थी, ताकि वो अपने दोस्त की सच्चाई पता ना चल सके उसे कि अब उसका जो पुराना दोस्त था वो अब क्रिमिनल है, दैट ही हैड बिकम अ क्रिमिनल. He was being considerate of the young lady's feeling at the cost of his reputation. तो उसने उसकी उस महिला की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स की कदर की और उसने अपनी रेपुटेशन का ज़्यादा उसने मतलब जो ऑफिसर था ग्लम फेस्ड और उसका दिल इतना अच्छा था कि उसने उस महिला की फीलिंग की कदर की और अपने खुद की रेपुटेशन का ध्यान न रखते हुए भी अपने आप को क्रिमिनल कहलाने दिया. ठीक है बच्चों, यहाँ तक थे क्वेश्चन आंसर. अब हम करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन. सो हियर इज द वोकैबुलरी सेक्शन. मैच द कलर इडियम्स विद देयर मीनिंग्स. तो हमें ये कुछ मुहावरे दिए हैं इडियम्स और उनके मीनिंग्स दिए हैं, तो हमें मैच करने हैं. नंबर 1 इज रेड टेप. तो इसका आंसर होगा J. Official rules and processes that result in unnecessary delay. रेड टेप का मीन्स है किसी सरकारी काम काज में, ऑफिशियल रूल्स में, प्रोसेसेस में अगर रिजल्ट आने में बहुत देरी हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेड टेप. सेकेंड इज अ पिंक स्लिप. तो पिंक स्लिप मीन्स डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम वंस जॉब. थर्ड वन इज येलो बैलिड. येलो बैलिड मीन्स कॉवर्डली. Number 4 is green thumbs. Green thumbs means skilled at gardening. Fifth is to be off color. It means to be slightly ill. Sixth is the silver screen. Answer is the cinema. Silver screen cinema को कहते हैं. Seventh is a white elephant. तो white elephant means something useless but expensive to maintain. To show true colors is eighth, and answer is to reveal your true character. 9 is a golden opportunity, and answer is a very good chance. 10th is to come through with flying colors. Answer is to be successful. ठीक है बच्चों, ये हो गए idioms और उनके meanings. Next is Part B. Write H against sentences using hyperbole and M against those using metaphor. Then write 2 sentences of your own using each figure of speech. तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ sentences दिए हुए हैं, हमें उनके आगे लिखना है ये hyperbole है या फिर ये metaphor है. ठीक है, metaphor होता है जहाँ हम किसी चीज़ को compare करते हैं और hyperbole है जहाँ हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं. So first is my feet are killing me. So this is hyperbole. तो किसी के पैर तो किसी को मार नहीं सकते ना, यहाँ पर वो कहने का मतलब है कि मेरे को दर्द हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, और ये हो गया मेटाफर. तो यहाँ पर किसी को लॉयन से कंपेयर किया हुआ है. नंबर थर्ड इज मुकुल इज द विराट कोहली ऑफ आवर टीम. तो मुकुल को विराट कोहली से कंपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है. फोर्थ इज ही मस्ट हैव वॉकड अ मिलियन माइल्स. उसे मिलियन माइल्स चलना चाहिए, तो इसमें हाइपरबोल है एच. फिफ्थ इज माई ग्रैंड पा इज ओल्डर दैन द माउंटेन्स. तो ये तो बहुत ये मेटाफर हो गया, उसके ग्रैंड पा जो हैं उससे कंपेयर किया हुआ अपने माउंटेन से. नंबर 6 इट गॉट सो फ्रिजिड दैट ऑल स्पोकन वर्ड्स फ्रोज सॉलिड बिफोर दे कुड बी हर्ड. वो इतना फ्रीजिड है कि कुछ कहे हुए शब्द जो हैं कहने से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं. तो आंसर इज हाइपरबोल, यहाँ पर एच लिखना है. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड द वोकैबुलरी सेक्शन एज वेल. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन. प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.